ये यकीनन इस साल की सबसे रोमांचक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है जो शुरू से अंत तक आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। इसका हर एक सीन आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। साथ ही ये कुछ पुराने फिल्मों के शौकीनों के 18 साल के लंबे इंतजार का फल भी है। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे फिल्म शुरू करते हैं। इंग्लैंड में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। लोगों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वो बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। एक छोटा लड़का अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन को मरते हुए देखता है। वो घबराकर अपने पिता के पास मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल गई है। वो एक क्रॉस का लॉकेट अपने बेटे के हाथ में थमा देते हैं और फिर अपनी बाहें फैलाकर मौत का इंतजार करने लगते हैं। छोटा लड़का एक नाले में छिपकर अपने पिता को ज़ॉम्बी बनते हुए देखता है। देखते ही देखते 28 साल बीत जाते हैं। ये जमीन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बियों का देश बन चुकी है। कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं जो समुद्र तट से दूर एक वीरान टापू पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भले ही उनकी जिंदगी साधारण हो, पर कम से कम वो वायरस के कहर से तो बचे हुए हैं। लड़का, जिसका नाम पार्कर है, अपनी बीमार माँ के पास जाता है जो लंबे समय से बिस्तर पर है। वो चुपके से अपने हिस्से का बेकन का टुकड़ा, जो वो खुद भी नहीं खाना चाहता था, माँ के पास रख देता है। वो माँ को बताता है कि उसे अपनी परीक्षा के लिए जमीन पर जाना होगा। माँ इसका पुरजोर विरोध करती है, लेकिन अपनी बीमारी और कमजोरी के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। ये उस टापू का सालों पुराना रिवाज है। हर लड़के को बड़ा होने से पहले जमीन पर जाकर एक ज़ॉम्बी का शिकार करना होता है। पार्कर के पिता जेमी इस रिवाज का पूरा समर्थन करते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा जल्द से जल्द एक सच्चा मर्द बने। टापू के सभी लोगों की विदाई के साथ जेमी अपने बेटे को टापू के इकलौते निकास द्वार पर ले आता है। बाहर सब कुछ ठीक है। ये पक्का करने के बाद कुछ पहरेदार दीवार का बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। समुद्र के ऊपर एक पतला सा रास्ता दिखाई देता है। ये टापू को जमीन से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जो आम तौर पर समुद्र के नीचे छिपा रहता है और सिर्फ पानी उतरने पर ही नजर आता है। जेमी आसमान की तरफ देखकर अंदाजा लगाता है कि 4 घंटे में ज्वार फिर से आ जाएगा। उन्हें उससे पहले एक ज़ॉम्बी का शिकार करके वापस लौटना होगा। समुद्र तट के पास के सारे पेड़ काट दिए गए हैं क्योंकि यही टापू की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलते चलते दोनों एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। पार्कर ने पहली बार इतनी विशाल जमीन देखी थी। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम महीनों तक चलते रह सकते हो और तब भी तुम्हें समुद्र का किनारा नजर नहीं आएगा। जल्द ही दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जेमी बताता है कि आगे रेंगने वाले ज़ॉम्बी हैं। वो ज्यादातर घास की जड़ें और कीड़े मकोड़े खाते हैं और उनकी कमजोरी गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। पार्कर पहली बार असली ज़ॉम्बी देख रहा था, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। जेमी उसे तीरंदाजी के गुर सिखा रहा था, पर उसका ध्यान पीछे से आ रहे एक रेंगने वाले ज़ॉम्बी पर नहीं गया। पार्कर ने धनुष पर तीर चढ़ाया और ज़ॉम्बी की गर्दन पर सटीक निशाना लगाया। तभी पीछे वाला ज़ॉम्बी भी उठ खड़ा हुआ। जेमी ने एक ही तीर में उसे भी ढेर कर दिया। इसके बाद वो अपने बेटे की तीरंदाजी की खूब तारीफ करता है। अभी काफी समय बचा था तो जेमी ने सोचा कि बेटे को बाहर की दुनिया भी दिखाई जाए। आखिर टापू पर इतने बड़े जानवर कहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर मिलता है, लेकिन अंदर का सारा सामान पहले ही लूटा जा चुका था। जेमी को बस एक फ्रिस्बी मिलती है। अचानक अंदर के कमरे से कुछ आवाज आती है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कौवा एक लटकी हुई लाश को नोच नोच कर खा रहा है। पार्कर को समझ नहीं आता कि कोई इंसान अपने ही जैसे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जेमी अपने बेटे को समझाता है कि इस जमीन पर बहुत अजीब तरह के इंसान रहते हैं, इसीलिए उनका टापू इतना कीमती है। जाने से पहले जेमी पार्कर से उस संक्रमित लाश पर तीर चलाने को कहता है। वो मानता है कि लगातार मारने से ही इंसान जल्दी बड़ा बनता है। लकड़ी के घर से निकलने के बाद दोनों टापू पर वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जेमी को ताजे खून के धब्बे दिखते हैं। पास के एक पेड़ पर एक हिरण का सिर भी था। वो अंदाजा लगाता है कि ये काम ज़ॉम्बियों के अल्फा का है, जो पहले वाले रेंगने वाले ज़ॉम्बियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जेमी अब और भी ज्यादा सावधान हो जाता है, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उसे दूर से ज़ॉम्बियों का एक झुंड दिखाई देता है। जेमी घबरा जाता है और अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ भागता है। ये ज़ॉम्बी जानवरों की तरह तेज थे और उनकी जान भी बड़ी मुश्किल से जाती थी। जेमी तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, पर पार्कर के हाथ कांप रहे थे और वो ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। जेमी को अपने बेटे को लेकर तेजी से उसी छोटी सी झोपड़ी में वापस भागना पड़ता है। दोनों जल्दी से छत के ऊपर बनी अटारी में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बियों के हमले से बाल बाल बचते हैं।
सूरज ढलने लगता है और बाप बेटे उसी झोपड़ी में फंस जाते हैं। जेमी बताता है कि इस तरह के ज़ॉम्बियों में थोड़ी समझ होती है। अब उनके तीर भी लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें ज़ॉम्बियों के अपने आप जाने का इंतजार करना होगा। ऐसा लग रहा था कि वो आज रात टापू पर वापस नहीं जा पाएंगे। जब रात होती है तो पार्कर को समुद्र में रोशनी चमकती हुई दिखती है। जेमी बताता है कि वो दूसरे देशों की गश्ती टीम है, लेकिन लड़के का ध्यान जंगल की तरफ से आ रही आतिशबाजी पर जाता है। जेमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है। जब बाप बेटा सो रहे थे तो अचानक तेज झटकों से उनकी नींद खुल जाती है। पता चलता है कि वहाँ से जानवरों का एक झुंड गुजरा था। घर पुराना होने की वजह से गिरने वाला था। जेमी जल्दी से अपने बेटे को लेकर घर से बाहर भागता है। उसे डर था कि अल्फा ज़ॉम्बी आवाज सुनकर वहां आ जाएगा। वो बिना सांस लिए पार्कर को लेकर समुद्र तट की ओर भागता है, लेकिन अभी ज्वार नहीं उतरा था। वो समुद्र पार नहीं कर सकते थे। जेमी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने हिसाब लगाया और अंदाजा लगाया कि पानी का स्तर अब कम होने लगा है। अगर पानी घुटनों से ऊपर नहीं गया तो वो टापू पर वापस पहुंच सकते हैं। जब वो आधा रास्ता पार कर लेते हैं तो पीछे कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। बाप बेटे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुश होते हैं उनके ऊपर से चिड़ियों का एक झुंड गुजरता है। जेमी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो दूर से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्लाकर पार्कर को भागने के लिए कहता है, लेकिन पानी में उनकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। ज़ॉम्बी लगभग उनके पास पहुंच ही गया था कि जेमी जोर जोर से पहरेदारों को आवाज देने लगता है। दरवाजे पर तैनात पहरेदार आवाज सुनकर तुरंत टापू का सुरक्षा सिस्टम चालू कर देते हैं। कई तीर चलने के बाद आखिरकार वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। टापू का मुखिया भी बहुत सावधान था। उसने पहले ये पक्का किया कि जेमी और उसका बेटा संक्रमित तो नहीं है, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद पार्कर सबका हीरो बन गया था। जेमी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व था। पार्टी जब खत्म होने वाली थी तो पार्कर देखता है कि उसके पिता वहां नहीं है। वो उन्हें ढूंढने बाहर जाता है और गलती से जेमी को गांव की एक औरत के साथ देख लेता है। छोटे लड़के को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो दौड़कर घर चला जाता है। उसके नाना अभी तक सोए नहीं थे। वो अपने नाती के कल के साहसिक कारनामे के बारे में सुनना चाहते थे। पार्कर पहले तो बड़े बड़े पहाड़ों और तेज रफ्तार ज़ॉम्बियों के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के दक्षिण पश्चिम में दिखी आग की बात करता है, नाना का चेहरा बदल जाता है। वो कहते हैं कि आग शायद केल्स ने जलाई होगी, जो कभी वहां का एक मशहूर डॉक्टर हुआ करता था। पार्कर हैरान था कि पिता ने डॉक्टर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। नाना घबराते हुए कहते हैं कि वो आदमी बहुत अजीब है। अगर जेमी ने नहीं बताया तो जरूर कोई वजह होगी, पर पार्कर के मन में ये बात घर कर जाती है। अगले दिन जब जेमी वापस आता है तो पार्कर उससे सीधे सवाल करता है कि उसने डॉक्टर के बारे में क्यों छुपाया। क्या आप माँ का इलाज नहीं करवाना चाहते? जेमी जल्दी से समझाता है कि वो डॉक्टर पागल है। कई साल पहले जब वो खाना ढूंढने बाहर गया था तो उसे बहुत तेज बदबू आई। उसने देखा कि दूर घास पर लाशें ही लाशें पड़ी हैं और वो डॉक्टर एक एक करके लाशों को जला रहा था। जेमी को लगा कि वो जरूर पागल हो गया है और उसके बाद वो कभी उससे नहीं मिला। लेकिन पार्कर के मन में एक और डर था। उसे लगता था कि उसके पिता जानबूझकर माँ के मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उस गांव की औरत के साथ खुलेआम रह सके। जेमी को जब ये बात पता चलती है तो वो पार्कर को एक थप्पड़ मार देता है। पार्कर रोते हुए अपनी माँ के पास भाग जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को मरने नहीं दे सकता। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है। अगली सुबह पार्कर चुपके से एक झोपड़ी में आग लगा देता है और घबराया हुआ सा गेट के पहरेदारों को बताता है कि जाकर आग बुझाए, यहाँ वो देख लेगा। और इस तरह पार्कर अपनी माँ को टापू से लेकर निकल जाता है, जाहिर है डॉक्टर को ढूंढने, ताकि वो उनका इलाज कर सके। माँ की बीमारी बहुत अजीब थी। उन्हें बार बार बुखार आता था और बीच बीच में वो बेहोश भी हो जाती थी, लेकिन जब वो ठीक होती तो बिल्कुल सामान्य लगती थी। हालांकि वो बेटे के इस कदम से बहुत नाराज थी, पर अब ज्वार भी चढ़ गया था और वो वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें बेटे के साथ उस डॉक्टर को ढूंढने जाना ही पड़ा। पहली रात पार्कर अपने पिता की सिखाई बातों के मुताबिक एक इमारत में रात गुजारने की तैयारी करता है। वो माँ को आराम करने के लिए कहता है और खुद बाहर पहरा देने चला जाता है। लेकिन आधी रात के करीब पार्कर की आंख लग जाती है। एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पास आता है। पहले तो वो उसके जूतों के फीते छिपाता है और फिर पार्कर की गर्दन के पास पहुंच जाता है। अगले ही पल पार्कर गहरी नींद से जाग जाता है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी जमीन पर मरा पड़ा है। दरअसल पिछली रात उसकी माँ ने उसे मारा था। दोनों फिर से आग की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। माँ की बीमारी अब और बढ़ने लगी थी।
वो अब और जल्दी जल्दी बेहोश होने लगी थी और अजीब बातें करती थी। पार्कर की आंखों में गहरी चिंता थी, खासकर तब जब उसकी माँ की नाक से खून बहने लगा। जैसे ही वो उसे पहुंचने वाला था, खेत में अचानक एक जॉम्बी दिखाई देता है। पार्कर तुरंत तीर चलाता है, लेकिन इस शोर से और भी जॉम्बी आ जाते हैं। माँ बेटे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पीछे पड़े जॉम्बी और भी बढ़ते जा रहे थे। पार्कर जबरदस्ती एक दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर बहुत तेज गैस की गंध थी, पर उसे उस वक्त कुछ और नहीं सूझ रहा था। लेकिन जॉम्बियों के अंदर घुसते ही माँ बेटे बुरी तरह फंस जाते हैं। तभी छत की खिड़की खुलती है। जैसे ही दोनों नीचे झुकते हैं, पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। वो बाल बाल बचते हैं। जिसने उनकी मदद की थी वो एक विदेशी सैनिक था। वो बताता है कि कमरे में ज्वलनशील गैस भरी थी, जो जॉम्बियों के लिए एक जाल था। जब उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, तो वो अच्छा सैनिक उन्हें वहां तक पहुंचाने का फैसला करता है। पार्कर को उस सैनिक के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। सैनिक बताता है कि वो हॉलैंड की एंटीवायरस टीम का है। कुछ दिन पहले गश्त के दौरान उसकी नाव लहरों में पलट गई थी और उसका छोटा सा दल इस जमीन पर आ गया। कई जॉम्बी हमलों के बाद अब सिर्फ वही अकेला बचा है। पार्कर को तब एक कड़वी सच्चाई का पता चलता है। उसके देश को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है और आसपास के समुद्र में दूसरे देशों की गश्ती टीमें हैं, ताकि कोई भागकर बाहर न जा सके। तीनों बात करते करते आगे बढ़ते हैं। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। पार्कर की माँ अचानक दल से अलग हो जाती है और एक टूटे हुए ट्रेन के डिब्बे की ओर चली जाती है। दरअसल उसे दूर से अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी थी। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि एक जॉम्बी गर्भवती महिला बच्चे को जन्म दे रही थी। पार्कर की माँ अपनी तलवार नीचे रख देती है और बच्चे को पैदा करने में उसकी मदद करती है। लेकिन जैसे ही सैनिक वहां पहुंचता है, वो सीधे जॉम्बी को गोली मार देता है, पर वो बच्चा संक्रमित नहीं था। पार्कर अपनी माँ को पीछे करता है। सैनिक अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एक बड़ा हाथ उसे ऊपर खींच लेता है। कुछ ही पलों में बेचारे सैनिक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल बच्चे का जॉम्बी पिता आ गया था। पार्कर अपनी माँ को लेकर तेजी से डिब्बे से बाहर भागता है। तभी कुछ तीर उड़ते हुए आते हैं और जॉम्बी को लगते ही वो गहरी नींद में सो जाता है। ये तीर उसी डॉक्टर ने चलाए थे जिसे पार्कर ढूंढ रहा था। वो बताता है कि तीरों पर बेहोशी की दवा लगी है, जिससे जॉम्बी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। पार्कर और उसकी माँ डॉक्टर के साथ एक पहाड़ी पर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ ठंडी हड्डियां गड़ी हुई थी। तीनों बीच में पहुँचते हैं, जहाँ खोपड़ियों से बना एक ऊंचा टावर था। पार्कर और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर सैनिक का सिर लेता है और उसे एक खास कड़ाही में डालता है। जल्द ही उसके हाथ में एक और खोपड़ी आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा करने से ही मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। वो सालों से यही काम कर रहा था। पार्कर को आखिरकार यहाँ आने का अपना मकसद याद आता है। डॉक्टर उसकी माँ की बीमारी के लक्षणों के बारे में पूछता है और फिर उनके शरीर के कुछ हिस्सों की जांच करता है। बिना किसी मशीन के भी वो लगभग नतीजे पर पहुंच जाता है। पार्कर की माँ को कैंसर था और शायद वो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुका था। पार्कर ने इस बीमारी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसे अब भी उम्मीद थी कि डॉक्टर उसकी माँ को ठीक कर देगा, लेकिन डॉक्टर लाचारी से आह भरता है और कहता है कि उसकी माँ अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। पार्कर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। माँ आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। दरअसल उसे अपनी बीमारी का अंदाजा पहले से ही था। वो तो बस एक पक्के जवाब का इंतजार कर रही थी। माँ कहती है कि डॉक्टर भले ही उसे ठीक नहीं कर सकता, पर वो उसे इस दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर को अपनी फूंकनी उठाते देख वो हल्के से सिर हिलाती है। बेचारे पार्कर को भी एक तीर लगता है और उसका शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है। डॉक्टर कहता है कि हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो दुनिया में अपने पीछे कितना प्यार छोड़ जाते हैं। छोटे लड़के को शायद समझ आ गया था कि क्या होने वाला है और वो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उसके हाथ पैर में बिल्कुल जान नहीं थी। वो सिर्फ अपनी माँ को आग के ढेर में कूदते हुए देख सकता था। वो जानता था कि माँ इस तरह से छुटकारा पा रही है। देखते ही देखते वो माँ राख के ढेर में बदल जाती है। पार्कर रोते हुए उस सफेद टावर के सबसे ऊपर चढ़ता है। वो अपनी माँ को सबसे अच्छी जगह पर रखना चाहता था। सुबह होते होते वही ताकतवर जॉम्बी पीछे आता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर जल्दी से पार्कर को लेकर एक तहखाने में छिप जाता है, लेकिन जॉम्बी इस बार चालाक हो गया था। वो सीधे जमीन के अंदर से हाथ डालकर डॉक्टर को पकड़ लेता है। तभी पार्कर डॉक्टर की जेब से बेहोशी की दवा निकालकर सीधे जॉम्बी को लगा देता है। जॉम्बी तुरंत बेहोश हो जाता है। बूढ़ा डॉक्टर घबराते हुए कहता है कि अब बच्चे को लेकर यहाँ से निकलने का समय आ गया है।
28 दिन बाद पार्कर टापू पर वापस नहीं लौटता। वो आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसे समुद्र का किनारा दिखना बंद नहीं हो जाता। लेकिन जाने से पहले वो उस बच्चे को टापू के दरवाजे पर लटका देता है और अपने पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाता है। आगे चलकर पार्कर बहुत ताकतवर बन जाता है और अकेले ही कई ज़ॉम्बियों से निपट लेता है। एक बार भागते हुए वो कुछ अजीब लोगों से मिलता है। ये लोग जादूगर की तरह आसानी से पीछा करने वाले ज़ॉम्बियों को खत्म कर देते हैं और उनका लीडर वही छोटा लड़का था जो 28 साल पहले बच गया था।